चलिए, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 16 की, और आर्टिकल 16 में हम क्या बात कर रहे थे कि आर्टिकल 16 में राइट टू इक्वालिटी के अंदर बात की गई है कि स्टेट शुड प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन इन मैटर्स ऑन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफिस अंडर स्टेट। क्या करेगा स्टेट भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। और किस चीज के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा? किसी भी ऐसी चीज के लिए, किसी भी ऐसी जॉब, बेसिकली किसी भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए। किस चीज की अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफिस अंडर स्टेट। तो स्टेट के अंडर कोई भी ऑफिस होगा तो उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी होगी उसमें इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी में इक्वल सभी को ट्रीट करेगा। स्टेट क्या नहीं करेगा? स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा? रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस पे या डिसेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो कोई कहाँ रहता है, कहाँ पैदा हुआ है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी रेस क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है, इन चीजों से किसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टेट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन गिव पावर टू स्टेट और एनी अथॉरिटी। पावरमेंट लॉ बनाकर किसे पावर दे सकती है? पार्लियामेंट लॉ बनाकर स्टेट या किसी भी अथॉरिटी को ये पावर दे सकती है कि वो क्या करे, वो स्पेशल प्रोविजन बनाए। किस बेसिस पर? बेसिस पर प्लेस ऑफ रेसिडेंस के। जैसे कि बहुत से कॉलेजेस में, स्टेट कॉलेजेस में या बहुत से स्टेट जॉब्स में डोमिसाइल का कोटा लगता है। किस चीज का कोटा लगता है? डोमिसाइल का कोटा लगता है। और डोमिसाइल हमें किस स्टेट के होते हैं? तो वो बेसिकली स्टेट के रेसिडेंस का कोटा होता है। तो वो पार्लियामेंट लॉ बना के स्टेट को पावर देती है। स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विसेज फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुअर। भाई स्टेट क्या कर सकती है? स्टेट और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बना सकती है। ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जो कि एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। कहाँ रिप्रेजेंटेड नहीं है वो लोग? उस सर्विस में। ठीक, चलिए यहाँ तक हम बात कर चुके थे, एक क्विक रिवीजन था। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के सब क्लॉज ए की। ठीक, तो क्या कहता है? आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 4 कहता है कि देयर कैन बी रिजर्वेशन इन प्रमोशन। प्रमोशन में रिजर्वेशन हो सकता है अगर स्टेट एक्ट को ऐसा लगता है कि वो जो पर्टिकुलर क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। क्या है वो क्लास? वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। और प्रमोशन में जो भी रिजर्वेशन होगा वो किस बेसिस पर होगा? वो बेसिस पर होगा ऑन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। मतलब कि सीनियोरिटी के बेसिस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोटा लगने से जो 1 साल से सर्विस कर रहा है वो 5 साल से सर्विस करने वाले इंसान के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। सीनियोरिटी लेवल पे ये चीजें होंगी। चलिए आर्टिकल 4B की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज बी। इफ द vacancy of reserved category did not get filled then they will be carry forwarded to the next year। भाई अगर प्रमोशन में या फिर कहीं पर भी किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज की जो फिक्स्ड सीटें हैं जो उन्हें अलॉटेड हैं, वो अगर उस साल नहीं फिल होती हैं तो वो किसी दूसरी कैटेगरी के पास नहीं जाएंगी, बल्कि उनके साथ क्या किया जाएगा? उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा अगले साल। और अगले साल जब फिर से उस पर्टिकुलर ऑफिस में प्रमोशन या फिर नई रिक्रूटमेंट होंगे तो कैरी फॉरवर्ड करके उसे नेक्स्ट ईयर फिल किया जाएगा। ठीक, अब सब क्लॉज 5 state can make law in relation to incumbent of any religious office will be of some religion। ठीक है, ठीक, तो स्टेट क्या कर सकता है? स्टेट एक इनकम्बेंट ऑफ एनी रिलीजियस ऑफिस से रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है। और उस लॉ में वो क्या बोलेगा कि भाई जो भी उस रिलीजियस ऑफिस के इनकम्बेंट्स होंगे वो उस ही रिलीजन के होंगे। सपोज करिए कोई हिंदू रिलीजन या फिर मुस्लिम रिलीजन का कोई ऑफिस है, तो उस ऑफिस के जो इनकम्बेंट्स होंगे वो किस रिलीजन के होंगे? वो या तो हिंदू रिलीजन के होंगे या मुस्लिम रिलीजन के होंगे। वो किसी और रिलीजन के नहीं हो सकते। जिस रिलीजन का ऑफिस है उसी रिलीजन के इनकम्बेंट्स उसमें होंगे। अब लास्ट आर्टिकल, लास्ट क्लॉज इसका क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर देन द क्लासेस गिवन इन 3 and 4। भाई जो 3 और 4 में जो
क्लासेस दी हैं, उनके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें 10% का मैक्सिमम रिजर्वेशन। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आर्टिकल 17 की। जो आर्टिकल 17 क्या है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किस चीज का अबॉलिशन की बात हो रही है? अनटचेबिलिटी की अबॉलिशन की बात हो रही है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे खत्म करना है। और अनटचेबिलिटी के अबॉलिशन ब्रिटिश रूल के टाइम से चला आ रहा है। ठीक, ब्रिटिश रूल के टाइम क्या होता था कि बहुत से लोगों को ऐसा माना जाता था जिन्हें टच ही नहीं किया जाता था। क्या नहीं किया जाता था? टच ही नहीं किया जाता था। और क्यों टच नहीं किया जाता था? क्योंकि उन्हें बोला जाता था कि वो बराबरी के नहीं है, या वो उनकी जो कास्ट है वो लोअर रैंक में आती है। ठीक, क्या उनकी लोअर रैंक में आती है? उनकी कास्ट जो है वो लोअर रैंक में आती है, इसलिए उन्हें टच भी नहीं किया जाता था। तो भैया पहले तो ये सारी चीजें बहुत चली जाती थी। उन्हें लोगों को अपने गांव में कुएं पे हाथ नहीं, कुएं से पानी नहीं लिया देने जाता था, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। समझ रहे? तो ऐसी चीजें बहुत होती रहती थी। तो भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने क्या कहा कि हम अनटचेबिलिटी को खत्म कर देंगे, पूरी तरीके से अबॉलिश कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो उसके फ्रेमर्स ने आर्टिकल 17 में, देखिए ये क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है और हमें बोलना है कि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो भैया बिल्कुल इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि 17 पे होता है खतरा और अनटचेबिलिटी से इंडिया को है खतरा। तो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा हुआ? नंबर 17। 17 आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। तो अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इज पनिशेबल। अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया में खत्म कर दिया है और जो भी उसकी प्रैक्टिस करेगा, जो भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करेगा, वो क्या होगा? वो दंड का भागीदार होगा, वो पनिश किया जाएगा, उसे सजा मिलेगी। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? तो भैया सजा नहीं चाहिए तो अनटचेबिलिटी नहीं करनी है। सभी हम एक समान हैं, मैं आपको छू सकता हूं, आप मुझे छू सकते हैं, हम एक ही मंदिर में जा सकते हैं, हम एक ही कुएं का पानी पी सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं। ये सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, सब इंसान हैं, ऐसा हमारा संविधान भी कहता है और हमें भी मानना चाहिए। तो भैया अगर इसकी प्रैक्टिस की गई तो वो कहाँ पे पनिशेबल है? वो अंडर लॉ पनिशेबल है। कहाँ पे पनिशेबल है? लॉ के अंडर वो पनिशेबल है। ठीक है, समझ रहे हैं? बिल्कुल इसको प्रैक्टिस नहीं करना है। किसी भी इंसान को ये नहीं बोलना है कि यू आर अ लो कास्ट पर्सन और आप हमारे बराबरी के नहीं हो तो हम आपको नहीं छुएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी क्या करना है? हमें पनिश नहीं होना है, हमें जेल नहीं जाना है। और अगर हमें जेल नहीं जाना है तो हमें अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक, इसके बाद बात आती है आर्टिकल 18 की, जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल की। किस चीज की बात करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। और पहले ही क्लॉज में ये कह देता है कि नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन विल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। भैया हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया है, वो क्या करेगा? इंडिया किसी भी तरीके का टाइटल नहीं देगा, जैसे कि पहले हुए करते थे लॉर्ड, सर, मैडम, ये सारे जो ये टाइटल हुआ करते थे। समझ रहे हैं आप? ये टाइटल हुआ करते थे। तो अब इंडिया का ये कहना है कि हम किसी भी तरीके के टाइटल को, नो टाइटल, हम किसी भी तरीके का टाइटल नहीं देंगे, सिर्फ दो तरीके के टाइटल देंगे। एक तो क्या है? मिलिट्री। मिलिट्री में जैसे परमवीर, वीर चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, तो ये सारे जो टाइटल्स होते हैं ये मिलिट्री में दिए जाते हैं। और हम एकेडमिक डिस्टिंक्शंस देंगे, बस। उसके अलावा हम किसी भी तरीके के किसी भी टाइटल को क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करेंगे। तो भैया अबॉलिशन ऑफ टाइटल हो गया है। ठीक, अब ये भी इन्होंने कह दिया है कि किसी भी तरीके का टाइटल किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई भी इंडियन नेशनल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। मतलब क्या है इनका? इसके अंदर इनका कहना यह है कि अगर आपको कल को इंग्लैंड
या फिर ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, वो कहता है कि चलिए ठीक है सर, हम आपको सर का टाइटल दे रहे हैं, आपने क्लैट में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, कल से आपके नाम के आगे सर लगाया जाएगा, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वरना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आप इसको प्रोविजंस को वायलेट करेंगे। तो भैया वायलेशन नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं आप? एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी फॉरेन स्टेट से। यहाँ पे इन्होंने रेट लिख दिया है, ठीक है, ये होगा स्टेट। फॉरेन स्टेट से आप किसी भी तरीके का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। A person who is not an Indian citizen but holds office of profit under the government of India can accept title from foreign state but with the permission of president। ऐसा कोई इंसान जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, लेकिन वो एक इंडियन नेशनल नहीं है, एक इंडियन सिटीजन नहीं है, तो अगर उसे कोई फॉरेन स्टेट कोई टाइटल दे रही है तब वो क्या करेगा? लेगा या नहीं लेगा? भैया वो ले सकता है, लेकिन उसे किसकी परमिशन चाहिए होगी? उसे प्रेसिडेंट साहब की, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लगेगी। और अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्हें परमिट करते हैं तो वो टाइटल को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब चौथा कह रहा है आपका कि नो पर्सन होल्डिंग एनी प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर स्टेट शेयर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी present emolument or office of any kind from or under any foreign state। तो भैया देखिए इसमें इनका कहना ये है कि ऐसा कोई भी पर्सन जो किसी स्टेट के अंदर, ठीक है, मतलब किसी स्टेट, मतलब कि इंडिया में किसी भी स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कोई भी ऐसा ट्रस्ट या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के, अगर कोई भी इंसान बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, कैसा इंसान जो कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट इंडियन गवर्नमेंट के अंदर होल्ड कर रहा है, स्टेट के अंदर होल्ड कर रहा है, तो वो क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी भी फॉरेन स्टेट से या फॉरेन स्टेट के अंदर कोई भी प्रेजेंट, कोई भी इमोल्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके का ऑफिस, किसी भी तरीके का ऑफिस, किसी भी तरीके का प्रेजेंट या किसी भी तरीके का इमोल्यूमेंट वो किसी स्टेट से या स्टेट के अंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के। चलिए आगे बढ़ते हैं और राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। आर्टिकल 19, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक। जब बात की जाए कि राइट टू फ्रीडम कहाँ दिया है तो हमें बताना है राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, ठीक। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स की, ठीक। पहली ये बात करता है कुछ राइट्स की प्रोटेक्शन की, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ राइट्स जो कि आपके प्रोटेक्ट किए गए हैं। तो वो राइट क्या क्या है एक बार जल्दी से आप इस पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं किस तरीके की। ये 5-6 राइट्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जल्दी से हम उन्हें पढ़ लेंगे, पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला है आपका टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाई आप जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये याद रखिएगा। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक। तो ऐसी कोई भी शब्द नहीं बोलना है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हमें नहीं देना है जो कि क्या हो, जो कि स्टेट के अगेंस्ट हो या फिर जो कि ऐसी कुछ चीज हो जाए कि जो देश के खिलाफ हो जाए, देश की सोवरेनिटी के, देश की फेटर्निटी के खिलाफ हो जाए, जिससे आप पे देशद्रोह का आरोप लग जाए। ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है। तो हमारे पास किस चीज की फ्रीडम है? हमारे पास फ्रीडम है भाई स्पीच की और एक्सप्रेशन की। तो स्पीच और एक्सप्रेशन की हमारे पास फ्रीडम है, ये हमें याद रखना है और याद रखते हुए ही इसे यूज करना है। उसके बाद दूसरी हमारे पास फ्रीडम है टू असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स।
टू असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स। जरा इसको एक बार पढ़िए और समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। असेंबल पीसफुली एंड विद आर्म्स।